Madam, I beg to move the motion that the Energy Conservation Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Clear? माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक दशक से दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। यह बदलाव आने का मुख्य कारण, एक प्रमुख कारण यह है कि दुनिया के सामने एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ गए हैं। हमारा पर्यावरण खतरे में आ गया है। क्लाइमेट चेंज सामने आ गया है। दुनिया के सभी देश इससे वाकिफ हैं और दुनिया के सभी देशों ने मिल करके ये निर्णय लिया कि हम लोग को कार्रवाई करनी होगी ताकि हम अपना ग्लोबल वार्मिंग कम करें, क्लाइमेट चेंज कम करें। क्लाइमेट चेंज का एक प्रमुख कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है जो एमिशंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहे हैं। अब इसके फलस्वरूप एक मूवमेंट प्रारंभ हुआ रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, ऐसे एनर्जी की ओर जिससे कि एमिशंस नहीं होते, जो रिन्यूएबल एनर्जी है या क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी भी क्लीन एनर्जी, इसकी ओर एक मूवमेंट प्रारंभ हुआ। सभी देशों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ एक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज है, यूएनएफसीसी है, उसके अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जिसमें कि सभी देश ये प्रण करते हैं, निर्णय करते हैं, अंडरटेकिंग लेते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने के लिए हम क्या क्या कदम उठाएंगे। तो सभी देशों ने इस प्रकार के अपने अंडरटेकिंग्स लिए, भारत ने भी लिया। COP21 में पेरिस में सभी देशों ने प्लेजेस किए, हम लोगों ने प्लेज किया, हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि वर्ष 2030 तक हमारी जो बिजली उत्पादन क्षमता है उसका 40% हम क्लीन सोर्सेज से करें, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, उसको नॉन फॉसिल कहते हैं, जिसमें कि एमिशन नहीं हो। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी होता है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, बायोमास है, ये रिन्यूएबल एनर्जी, और एक होता है क्लीन सोर्सेज जैसे कि न्यूक्लियर पावर। तो हम लोगों ने कहा कि हमारा विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से हो जाएगा। ये लक्ष्य मैडम हम लोगों ने करीब 9 साल पहले ही, लक्ष्य के 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। 2021 नवंबर में हम लोगों ने अपने विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से कर लिया। बड़े इकोनॉमीज में, बड़ी अर्थव्यवस्था में और डेवलप्ड कंट्रीज में जो भी प्लेजेस किए थे, उसमें से जो प्लेज अचीव करने की गति है उसमें हमारा बराबरी कोई नहीं करता है। पहले लोग हम लोगों से बात किया करते थे, जो आते थे हमारे कलीग्स विकसित देशों से, हमसे चर्चा किया करते थे एनर्जी ट्रांजिशन का, एमिशंस रिडक्शन का। आजकल जो जितने भी आते हैं हमारे कलीग्स दूसरे देशों से, वो डिफेंसिव पर रहते हैं प्रायः, क्योंकि जितना काम हमने किया है उतना ये अन्य देशों ने नहीं किया है। इसका 2 कारण है अध्यक्षा महोदय। एक तो है पर्यावरण, हम लोगों को पर्यावरण की चिंता है, लेकिन दूसरा एक और कारण, और वह कारण है हम लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यह भी एक प्रमुख कारण है, देश की आत्मनिर्भरता। हम लोग अपनी ऊर्जा रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंडेंट है विदेश से इंपोर्ट करने पर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, कोकिंग कोल भी इंपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट करते हैं। हमें स्वावलंबी बनना है, हमें अपने ये डिपेंडेंस को खत्म करना है। अब इसके लिए भी हमको एनर्जी ट्रांजिशन करना आवश्यक है, और इसके लिए भी फिर हम लोगों ने कहा कि हाँ साहब, हम लोग ग्लासगो में अपना लक्ष्य बढ़ाया, और साथ ही साथ हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन अमोनिया मिशन, ये सब भी हम लोगों ने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को ये मिशन लॉन्च किया। उसके अंदर ये छिपा हुआ है कि हमारा डिजायर है, हमारा मकसद है कि हम अपने एनर्जी डिपेंडेंस को विदेशों पर कम करें। तो हम रिप्लेस करेंगे
अभी क्या होता है कि अभी फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम अमोनिया इंपोर्ट करते हैं, विदेश से करते हैं। अपने रिफाइनरी के लिए हम नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, उससे हम हाइड्रोजन निकालते हैं, उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। आइए, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम खर्च करते हैं, तो उसके बदले में हम यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन बनावेंगे, यहां पर ग्रीन अमोनिया बनावेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी से जो हाइड्रोजन बनता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से जो ग्रीन हाइड्रोजन बनता है उससे जो अमोनिया बनता है उसको ग्रीन अमोनिया कहते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग जा रहे हैं। स्टील बनाने के लिए हम कोकिंग कोल इंपोर्ट करते हैं, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन से, डायरेक्ट रिडक्शन टेक्निक से। इसी प्रकार के जो फॉसिल फ्यूल को धीरे धीरे हम रिप्लेस कर सकते हैं जहां कहीं भी। उसी प्रकार से मोबिलिटी की तरफ हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने उसके लिए पॉलिसी लाया, अब उस पॉलिसी में बदलाव ला रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग होगा उसको भी हम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज करें। अभी जो हम लोग का डिमांड बढ़ रहा है अध्यक्ष महोदय, बिजली का, वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। करीब 20% हमारा डिमांड बढ़ गया एनर्जी टर्म्स में। और इसका एक, ये तो खुशी की बात है, इसका एक कारण तो यह है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हमारी इकोनॉमी 8% के दर पर ग्रो कर रही है। जो लार्ज इकोनॉमीज हैं उससे जब सबसे अधिक रेट ऑफ ग्रोथ, फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ हमारी इकोनॉमी का है, तो उसके कारण हमारा एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है। दूसरा एनर्जी का डिमांड बढ़ने का कारण है कि हमने हर गांव को कनेक्ट कर दिया। हमने 2,86,00,000 घरों को कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद भी हम बोले हुए हैं कि अगर कोई घर कहीं पर छूटा हुआ है जो कि उस समय बना हुआ था, उसको भी आप कनेक्ट कर दिया। तो इतने जो हम कंज्यूमर्स हो रहे हैं, तो इसके कारण बढ़ रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी जो हमने ऐड किया वो हमको इनेबल किया कि इसका जो डिमांड बढ़ा वो हम मीट कर सके। करीब 24.8% से लेकर के 29.8% जो भी बिजली हम लोगों ने खपत किया वो आया हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से पिछले कुछ महीनों में। तो इसी सब दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स का प्रस्ताव किया। इस अमेंडमेंट में क्या क्या प्रावधान है अध्यक्ष महोदय? एक प्रावधान यह है कि हम उसमें प्रावधान कर रहे हैं कि जहां पर कि फॉसिल फ्यूल का ये हम इस्तेमाल करते हैं, ये फॉसिल फ्यूल बेस्ड इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोक का इस्तेमाल करते हैं इंपोर्ट करके स्टील बनाने के लिए, या ग्रे अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं इंपोर्ट करके फर्टिलाइजर बनाने के लिए, उसको हम रिप्लेस करेंगे देश में बने हुए ग्रीन हाइड्रोजन से और देश में बने हुए ग्रीन अमोनिया से। तो उसका प्रावधान हम लोगों ने इसमें किया। जो अमेंडमेंट लाए हैं उसमें एक प्रावधान यही है कि जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हमारे इनपुट्स हैं उसको हम धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे ग्रीन ये इनपुट्स से जो कि हमारे देश में बने हों। तो हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है ये कम होगा। एक उसका एक अमेंडमेंट में प्रावधान यह है। अमेंडमेंट में दूसरा प्रावधान है अध्यक्ष महोदय कि हम कार्बन मार्केट ला रहे हैं। कार्बन मार्केट का अर्थ हुआ कि जितने भी देश हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो लोग कार्बन मार्केट लाते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि जितने मेजर इंडस्ट्रीज हैं या मेजर कंज्यूमर्स हैं उसको आप प्रिस्क्राइब कर दे सकते हैं कि साहब आपका जो ऊर्जा का कंजम्पशन है उसका इतना प्रतिशत आपको नॉन फॉसिल सोर्सेज से करना होगा, यानी कि ऐसे स्रोतों से करना होगा जो कि एमिशन नहीं करता है, रिन्यूएबल सोर्सेज से करना। ये प्रिस्क्राइब कर दिया, उसको करना है। अगर वो नहीं करता है तो उसको पेनल्टी लगेगा। तो एक तो ये हुआ। लेकिन ऐसे भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे भी कुछ कंज्यूमर्स हैं जो कि जितना उनको करना है रिन्यूएबल एनर्जी का कंजम्पशन या जितना नॉन फॉसिल को नॉन फॉसिल से उनको रिप्लेस करना है उससे ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इसमें विश्वास करते हैं कि हाँ साहब सो ये हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, एमिशंस कम करना है, तो ज्यादा कर लेते हैं। उसके लिए इंसेंटिव चाहिए, वो कार्बन मार्केट। ये हम ऑलरेडी इसी प्रकार से कोई ऑब्लिगेटेड एंट्री, इसको ऑब्लिगेटेड एंट्री कहते हैं। कोई ऐसा इंडस्ट्री है जिस पर कि ये बंधेज नहीं लगा है कि आपको मिनिमम इतना रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन करना होगा, या अपने जो फॉसिल फ्यूल का जो इनपुट है उसको रिप्लेस करना होगा नॉन फॉसिल फ्यूल से। लेकिन वो स्वतः कहता है कि नहीं साहब सो हम ग्रीन बनना चाहते हैं। कोई बड़ा इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वो अनाउंस कर देगा कि नहीं साहब सो हम रिस्पॉन्सिबल कंपनी है। ऐसे दुनिया में अब ये मूवमेंट चल चुका, हम रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, हम 2025 तक 2030 तक टोटली ग्रीन हो जाएंगे। तो क्या करेगा? एक तो ग्रीन एनर्जी खरीदेगा, उसका जो शॉर्टफॉल होगा
उसके लिए वो कार्बन क्रेडिट खरीदेगा। तो ये कार्बन मार्केट है। उसका अर्थ यह हुआ कि उससे जो कि ज्यादा कर लेता है सेविंग, वो उसको कार्बन क्रेडिट मिलता है। जो कि सेविंग नहीं कर पाता है, पेनल्टी देना पड़ता है, वो कार्बन क्रेडिट खरीद करके फिर अपने पेनल्टी को अवॉइड करता है। या जो कि स्वतः ग्रीन होना चाहता है, वो कार्बन क्रेडिट खरीदता है। तो कार्बन मैकेनिज्म, जो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है, कार्बन मार्केट, वह एक तरीका है इसमें और निवेश लाने के लिए। तो उसका हम प्रावधान कर रहे हैं। ये जो बिल में अमेंडमेंट्स लाए हैं अध्यक्ष महोदय, ये एक मॉडर्न इंडिया, ये मॉडर्न पावर सिस्टम्स का एक निर्माण का ये प्रावधान इसमें कर रहे हैं। एक और इसमें प्रावधान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब वो कर रहे हैं कि एक तो हुए मकान, जैसे मिडिल क्लास का मकान है, 900 स्क्वायर फीट होगा, 1200 स्क्वायर फीट का मिडिल क्लास में। एक बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स बन रहे हैं, 30,000 स्क्वायर फीट, 50,000 स्क्वायर फीट की। तो आजकल कॉन्सेप्ट निकला है ग्रीन बिल्डिंग्स का। उस ग्रीन बिल्डिंग्स को भी हम लोग अब ये मॉडिफाई कर रहे हैं सस्टेनेबल। ग्रीन तो हुआ कि हाँ साहब, सो हमने अपना कंजम्पशन इस प्रकार से किया कि हमारा जो ये है कंजम्पशन है, उसमें हमने कम कंजम्पशन है। सस्टेनेबल में हम उसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी जोड़ते हैं। तो ग्रीन सस्टेनेबल बिल्डिंग्स का हम इसमें प्रावधान कर रहे हैं। आइए बड़े बिल्डिंग्स के लिए कर रहे हैं, 35,000, 40,000 स्क्वायर फीट, यानी कि जिसका कि कंजम्पशन 120 किलो वोल्ट से ज्यादा है, यानी 100 किलोवाट से ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उनको भी हम कह रहे हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड्स फिक्स करेंगे आपको ग्रीन होने का। ये स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई कर सकती है राज्य सरकारें। राज्य सरकारों को हम लोगों ने छूट दिया है कि वो मॉडिफाई कर सकती है। अब स्टैंडर्ड्स का इंप्लीमेंटेशन होगा बिल्डिंग बायलॉज में डाल करके। इसके तो ये मुख्य इसमें प्रावधान है अध्यक्ष महोदय। एक कुछ और हम इसमें ये कर रहे हैं ईज ऑफ लिविंग के लिए, या हम जनता की लाइफ को आसान बनाने के लिए हम लोग एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। जैसे कि कार के एफिशिएंसी स्टैंडर्ड तय करते हैं कि हाँ साहब, सो माइलेज इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर्स का हम स्टैंडर्ड्स तय करते हैं कि 5 स्टार होगा, जो 1 स्टार होगा हम लोग का जो स्टार रेटिंग है वो हम लोग का योजना है। तो उसमें सबसे एफिशिएंट को हम 5 स्टार देते हैं, सबसे कम एफिशिएंट को 1 स्टार देते हैं। 1 स्टार को हम 2 साल के बाद इलीगल कर देते हैं, जो 2 स्टार है वो 1 स्टार बन जाता है। तो उसमें यह था कि जो वायलेट करता है उसको, कंज्यूमर को भी पेनल्टी का प्रावधान था, उसको हम हटा रहे हैं। हम सिर्फ पेनल्टी का प्रावधान सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स पर रख रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स इसमें परेशान नहीं। तो जितने जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं अध्यक्ष महोदय, यही है। और जैसे कि हमने कहा, ये हम लोग का के ऊर्जा, हम लोगों के ऊर्जा क्षेत्र में काफी बदलाव आया है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने अपने देश को, पहले पावर डेफिसिट था, पावर सरप्लस कर दिया। हमारी स्थापित क्षमता आज 4,03,000 मेगावाट है, जबकि हमारा मैक्सिमम डिमांड, पीक डिमांड 2,15,000 मेगावाट था। ये बदलाव आया है अध्यक्ष महोदय। आज जो पावर शॉर्टेज होता है वो होता है 0.1% से 0.4%। वो भी होता है इसलिए ताकि कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी इसीलिए होता है, नहीं तो पावर की उपलब्धता से नहीं होता। हम लोगों ने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया। 1,12,000 मेगावाट देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोगों ने हर गांव, हर घर में कनेक्शन दे दिया। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर दिया। इस प्रकार 2,02,000 करोड़ हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों में खर्च करके 2,900 नए सब स्टेशन बनाए, 3,900 सब स्टेशन को अपग्रेड किया, 7.5 लाख सर्किट किलोमीटर एलटी लाइन बिछाया, 2.5 लाख सर्किट किलोमीटर एचटी लाइन बिछाया। अब गांव में 12 घंटे बिजली रहती थी, आज 22 साढ़े 22 घंटे रहती। और जहां कहीं भी अगर वो है तो वो लोकल इसके कारण। साथ ही अब इसके साथ ही साथ हम लोग इसको आधुनिक भी बना रहे हैं। ये जो अमेंडमेंट है अध्यक्ष महोदय, ये इसे आधुनिक बनाने की ओर है। बहुत धन्यवाद।